हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज पुनः मैं आपके समक्ष कुछ ईडियम्स लेकर उपस्थित हूँ। और आप जैसा जानते ही हैं कि ईडियम्स का मीनिंग, उनका अर्थ जो है वो फिगरेटिव होता है, लिटरेरी नहीं होता है। जैसे शब्दार्थ होते हैं वैसे नहीं होता, उनका भावार्थ होता है। तो मैं आपके समक्ष जितने भी ईडियम्स लेकर के उपस्थित होता हूँ, देखिए उन ईडियम्स को मैं बहुत ही गहन अध्ययन करके और जितने भी सोर्स हैं उनका जो अच्छे से अच्छा जो अर्थ निकलता है और जो समझने लायक हो वही मैं पिकअप करके आपके लिए लाता हूँ। और उनकी इटाइमोलॉजी और उनके जो है ना जो कर्ता धर्ता या जिनके कारण वो इस दुनिया में ये उपस्थित हुए हैं, ईडियम्स आए हैं, वो सारी भूमिकाएं मैं आपको बताता हूँ। इसलिए चलिए आज आपके समक्ष ईडियम शुरू करते हैं। देखिए पहला ईडियम है बाइट हेड ऑफ। बाइट हेड ऑफ का मतलब है कि यदि आप किसी से शांति से कोई बात कहें, आप तो बड़े प्रेम से कहना चाहते हैं, परंतु जो उसका उत्तर देता है वो आपकी मतलब एक तरह से क्रोधित होकर के, बड़ा चिल्ला करके और बिना कोई कारण ही आप पर गुस्सा करके जो आपका उत्तर देता हो, तो उसको हम बोलते हैं बाइट हेड ऑफ। यानी कोई कारण नहीं है कि वो जवाब दे तो इतना गुस्से में दे और इतना मतलब ज़ोर से चिल्लाए, इसका कोई कारण नहीं हो। तो हम यही कहते हैं कि मेरा सिर क्यों खा रहे हो। अपन जो बोलते हैं ना, क्यों सिर मेरा उखाड़ रहे हो। तो देखो इसका जैसे मैंने एक चित्र लगाया ना कि बच्चे को माँ ने कहा बेटा तू थोड़ा पढ़ ले, तेरे को स्कूल जाना है। तो देखिए वो कितना नटखट होकर के ज़ोर ज़ोर से पूरी बत्ती सी दिखा करके माँ पर जो है ना क्रोधित हो रहा है। तो वो जैसे माँ का जो हेड है उसको ऑफ करना चाह रहा हो, खाना चाह रहा हो। तो देखो इतना मैंने समझाने के बाद में अब ये जो मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ तो उसको आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश को इंग्लिश की तरह से सीखें। जो जनरली लोग इंग्लिश को मात्र केवल हिंदी में ला करके रिड्यूस कर देते हैं, उससे उसका उतना फ़ायदा नहीं होता है। तो मैं इंग्लिश को इंग्लिश में बताना चाहता हूँ और आपको इंग्लिश के स्टेज पर ही ले जाना चाहता हूँ। तो सारा समझा करके उसको एक्सप्लेन करके अब मैं आपके सामने इसका अर्थ पढ़ता हूँ। देखो, टू रिएक्ट एंग्रीली और रूडली, है ना, बहुत ही भद्दे तरीके से, टू समवन whom when they think you have no reason for doing this। ऐसा कोई कारण नहीं कि आप इस तरह से चिल्लाएं, इस तरह से जोर जोर से बोलें और आप जो है ना बिल्कुल छोटी सी बात का, शांति बात का भी आप जोर से जवाब देते हैं। तो इसलिए उसकी मदर कह सकती है कि देयर इज नो नीड टू बाइट माई हेड ऑफ, आई वॉज जस्ट आस्किंग ए सिंपल क्वेश्चन। मैं तेरे छोटी सी बात कर रही थी कि तेरे गणित में कितने 0 नंबर क्यों आया। तो देखो कितना चिल्ला रहा है कि गणित में 0 इसीलिए आया कि आप मेरे को सिखाती नहीं हो। ये इस तरह से जो बातें होती है उसको बोलते हैं बाइट हेड ऑफ। नाउ नेक्स्ट मैं जो स्लाइड लेता हूँ, जो नेक्स्ट ईडियम है हैव आइज बिगर देन स्टोमक। देखिए इसका मतलब क्या, हमारी आंखें दुनिया देखती है और दुनिया देख करके वो तय करती है कि हमारे पेट में क्या क्या जाए। या तो हमारे पेट में जाए या हमारे माइंड में जाए। जो पेट में जाता है तो आप थाली भरते हैं और माइंड में जाते हैं तो आप पुस्तकालय में जाते हैं, बड़े भारी जो है ना जहाँ सोर्स हो पढ़ाई लिखाई का। तो जहाँ देखते हैं कि दुनिया में कितनी चीज़ें हैं खाने को, कितनी खाने को, अनेक स्वाद है। अब आप खाते जाएं तो परंतु पेट तो इतना बड़ा नहीं है जितनी आपकी आंखें देखती है, या जितना आपका उतना माइंड आपका नहीं है, उतना आपका जीवन भी बचा नहीं है कि आप सारी लाइब्रेरी का, सारे सोर्सेज का अध्ययन कर लें। आपको आज की तारीख में जो ज्ञान उपलब्ध है, मैं कहता हूं कि यदि आपको अनगिनत जीवन भी मिल जाए तो अब तक जो ज्ञान एकत्रित हुआ है कम से कम 10, 15, 20 हज़ार साल में, वो हम नहीं सीख सकते। तो इसलिए हैव आइज बिगर देन स्टोमक। इस तरह से यदि आपकी भावना हो कि मैं इतना खा लूँ कि जो है ना स्टोमक में भी नहीं आवे, या मैं इतना सीखने का प्रयत्न करूं कि जो दुनिया में ज्ञान है वो मेरे सारे आ जावे, तो इस प्रकार का यदि आपकी भावना हो तो आप जो है ये से हम कहेंगे कि आपकी जो आंखें इतनी बड़ी है कि आपका पेट उतना बड़ा नहीं है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपके माइंड में इतनी जगह नहीं है जितना कि ये ज्ञान समा सके। तो इसमें मैंने एक छोटा सा जो है ना हिस्टोरिकल इवेंट डाला है कि जो मोंटेन थे, उन्होंने, आप जानते हैं कि उन्होंने जो है ना एसेज लिखे हैं, बहुत प्रसिद्ध एसेज हैं और उनकी एसेज जो है ना पूरे हाई क्लास में, बड़े ऊंची क्लास में बड़े लिटरेचर लोग पढ़ते हैं। तो उनका एक जो है ऐसे ऑन कैनाइबल्स, उसमें वो कहते हैं कि दुनिया में इतना ज्ञान है कि आदमी इतना ही सोच सकता है
कि ज्ञान को ले लूं, परंतु ज्ञान नहीं ले सकता। वो केवल हवाई इकट्ठी दोनों हाथों से भर सकता है, ज्ञान इतना हो गया है कि वो इकट्ठा नहीं हो सकता। तो हैव आइज बिगर देन स्टोमक, इसका मतलब सिंपल से यही है कि दुनिया में इतनी चीज़ें हैं कि मैं अंदर में मेरे नहीं समा सकता हूँ। तो मैं आपको इस तरह, अब इसको पूरा पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है और इसका भावार्थ भी बता दिया है कि आपकी आंखें इतनी ज़्यादा देखती है कि आपका पेट में जगह नहीं है, आपकी आंखें इतनी ज़्यादा देखती है कि आपके माइंड में इतनी जगह नहीं है कि आप इतना दुनिया का ज्ञान समा सके। तो इस प्रकार के यदि भाव प्रकट करने हो तो हम कह सकते हैं कि यू हैव आइज बिगर देन योर स्टोमक। नाउ नेक्स्ट स्लाइड है, सेट ए थीप टू कैच ए थीप। अब देखो, जो है ना, जिस धंधे में जो तल्लीन होता है उस धंधे के कारोबारी वही जानता है, जो है ना, चोर का रास्ता वही जानता है। तो देखो, कभी कोई पुराने टाइम की बात है कि चोरों को इस पीछे लगाया जाता था कि चोर को पकड़ने के लिए, किसी की भैंस चोरी हो गई, किसी का और कुछ चोरी हो गया, तो चोरों को पकड़ा जाता था कि ये चोरी हो गई, इसको पकड़, चोर को, तेरे को ये मिलेगा। तो वो पकड़ देते थे क्योंकि उनको पूरा मोडस ऑपरेंडी जो है ना चोरों का मालूम है। तो आज मैं आपके सामने एक बड़ा ऐतिहासिक जो है ना चरित्र लेकर आया हूँ। ये इजोन फ्रांसिस है विडोक। ये फ्रांस में जो है ना पेरिस के एक लड़का था, छोटा सा 10-12 साल का, और जीवन में, छोटे से जीवन में इतना नटखट हो गया कि बाप का पैसा चुरा लिया, माँ का पैसा चुरा लिया, दुनिया में फिरता फिरा, और फिर कई बार जेल गया, कहीं जेल से छूटता हुआ, जेलों से जेल तोड़ करके भी भागा, और जहाँ गया वहीं शादी भी की अलग अलग, और बहुत फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि इतना पारंगत हो गया चोरी करने में कि ये चोर के, जो पुलिस ने भी इसकी मदद लेना आरंभ कर दी, और पुलिस ने इसको फिर देखो आप कि इसको एज ए स्पाई जो है ना एम्प्लॉय कर लिया, और एम्प्लॉय करके फिर जब ये जेल में रहते हुए इसने बहुत सारे जो है ना सारे केस पुलिस को सुलझाने में मदद करी। लोग बाग इसका पता नहीं लगा पाए कि ये स्पाई है, और ये उनकी जानकारी पुलिस को देता रहा, और अल्टीमेटली आपको मालूम है कि ये जो है ना बहुत सारे केस सुलझाने में सफल होने के कारण इसको पुलिस विभाग में, फ्रांस की पुलिस विभाग में बहुत बड़ा सरकारी पद दिया गया और प्रमोशन हुए, और इसने बहुत अच्छा पैसा कमाया। परंतु चूंकि इसकी आदतें ऐसी ही थी ना, शुरू से वो आदतों को नहीं बदल पाया, जिसके कारण जो है ना पूरा पैसा भी इसने बर्बाद कर दिया, और अल्टीमेटली जो है ना कोई जीवन बहुत सफल नहीं हुआ। परंतु इसमें जो इस मुहावरे के लिए अपने लिए फिट बैठता है कि यूजोज फ्रांसिस ने जो है ना चोरी करने वालों को पकड़ने में बहुत अच्छी इसने मदद की, क्योंकि ये स्वयं जो है ना चोर था और चोरों का पूरा गली रास्ते सब समझता था। तो इसने जो है कि इसलिए इसको सार्थक किया कि सेट ए थीप टू कैच ए थीप। इसलिए आपको जो मैं नेक्स्ट लेता हूँ, थिक एज थीव्स। देखो, थिक एज थीव्स, थिक होता है ना, थीव्स जो होते हैं ना, थीव्स वो बहुत दोस्ताना होता है। बाकी तो सारे बहानाबाजी करते हैं कि यार तू मेरा दोस्त है, फला मेरा पक्का दोस्त है, मेरा जिगरी दोस्त है। यदि आप दोस्तों को देखना चाहोगे, दोस्ती देखना चाहोगे, तो चोरों को पकड़ो, उनकी दोस्ती देखो। वो एक दूसरे के न तो जो है ना आपको जो है ना अंदरूनी बातें बताएंगे, और न जो है ना कोई भी आप भेद नहीं देंगे। उनमें इतना मतलब अपनत्व होता है कि धंधे के बारे में समझिए या जीवन के बारे में समझिए, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि चोरों वो तो होते हैं अपने, चोर तो हैं, वो धंधे से चोर हैं, परंतु दोस्ती के लिहाज से वो चरम सीमा पर होते हैं। तो ठीक है, जे थीव्स का मतलब है वो अपने आप में एक दूसरे को कॉन्फिडेंस गहन करते हैं, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में रखते हैं, और अपने आप में दोनों अलग ही रहते हैं। तो यदि आप किसी की गहरी दोस्ती हो तो आप उनको उपमा दे सकते हैं कि यू आर एज थिक एज थीव्स। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में लेता हूँ। देखिए, नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी मेक्स ए थीप। देखिए, दुनिया में कोई कहता है ना मैं चोर नहीं हूँ, वो सब झूठ बोलते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं है। बस अपॉर्चुनिटी दे दो तो कोई भी आदमी जो है ना वो ऐसा नहीं होगा कि चोरी नहीं करे। खाली चोरी मैं नहीं करता हूँ, इसका कारण मुझे पनिशमेंट से डर लगता है। मुझे डर लगता है कि मैं पकड़ा जाऊँगा। यदि मुझे ये पता हो कि मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा तो डेफिनेट मानो कि मेरे खून में है कि मैं चोरी करूँगा। इसका सबसे पहले जो है ना इस बात को शब्दों में व्यक्त कर दिया फ्रांसिस बेकन ने। उन्होंने कहा कि अपॉर्चुनिटी मेक द थीप।
उनका जो है बहुत अच्छा कोट है कि अपॉर्चुनिटी मिल जाए ना तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो थीप नहीं बनना चाहेगा। केवल जो है सफ़ेद वस्त्रधारी इसलिए मैं बना रहता हूँ कि मुझे डर है कि मैं पकड़ा जाऊँगा। यदि आप मुझे मौका दे दें कि मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा तो चोरी करूँगा। और दुनिया में चोरी रुकी हुई इसीलिए ही है कि लोगों को डर है कि पुलिस पकड़ लेगी या कोई बता देगा या किसी न किसी तरह से मेरी जिम्मेदारी में है, मैं इसका कस्टोडियन हूँ तो मेरे से पूछताछ होगी, मेरे से अकाउंटेबिलिटी है, तभी मैं साहूकार बना रहता हूँ, नहीं तो मैं साहूकार नहीं हूँ। देखिए ये मैं आपको और जोर से बताना चाहता हूँ कि एवरीबॉडी इज ए थीप। बाकी मौका नहीं मिलता है तो साहूकार बना रहता है, मौका मिलता है थीप हो जाता है, और यदि पकड़ा जाता है तो दुनिया को पता लगता है थीप है, अन्यथा थीप तो जो है ना सबके अंदर बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट मैं स्लाइड लेता हूँ। देयर इज ऑनर अमंग थीव्स। देखिए थीव्स में होता है ना, वो उनका भी एक अच्छा कैडर होता है, उनमें भी एक बॉस होता है, उनमें भी जूनियर होता है, सीनियर होता है, और उनमें भी आदर की भावना होती है। जितना सिविलियन होते हैं, जो नॉन थीव्स होते हैं ना, उनसे ज़्यादा होता है। यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करता है ना तो उसमें मतलब इसलिए करता है कि उसमें कम्पैक्टनेस है, उसमें एक दूसरे के प्रति आदर है, उसमें एक दूसरे के प्रति जो है ना जो सीनियरिटी जूनियरिटी का भाव है। अन्यथा ये जो चोरी का धंधा है ना कभी तक खत्म हो जाता, परंतु चोरी का धंधा खत्म इसलिए नहीं हो रहा है कि इसमें जो सारे लोग संलग्न हैं वो एक दूसरे के पक्के जो है ना एक संगठन में बंधे हुए हैं। जो हमको सुनने को मिलता है कि जब आप रेल में यात्रा करते हैं तो आप किसी के मतलब ये समझ लीजिए किसी के क्षेत्र में होते हैं, किसी चोर के क्षेत्र में होते हैं। जब उस चोर का क्षेत्र खत्म हो जाता है तो दूसरे चोर को संभाला देता है कि ये मेरा बढ़िया शानदार ग्राहक है, मैं पकड़ नहीं पाया हूँ, मैं अभी इसकी चोरी नहीं कर पाया हूँ, तो अब आप जो है ना आपके एरिया में आ गया, इसको ध्यान रख लो, तो वो उसको बेच देता है। तो देखो चोर के सबके प्रति जो है चोरों का भी जो है वो किसी न किसी के एरिया में है। तो चोरों का जो गिरोह है वो गिरोह बोलते हैं, पर वो अपने को गिरोह नहीं बोलेंगे, वो अपने को बोलेंगे जो भी है कॉमरेड बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। तो उनमें भी एक आदर की भावना है। वो ऐसा नहीं है कि जो है ना उनमें आदर की भावना है, ऊंच नीच आदर सत्कार सारी भावनाएं हैं। वो भी पार्टी करते हैं, वो भी अपने नियम कायदे बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। इसलिए देयर इज ऑनर अमंग थीव्स, इसलिए आप उनको भी उनके क्षेत्र में जब यदि आप हों तो आदर की भाव से बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं मैं। अब नेक्स्ट है प्रोक्रास्टिनेशन इज द थीप ऑफ टाइम। देखिए थीप जो टाइम जो है, मेरा चुराता टाइम कौन है? मेरा टाइम चुराता है वो मेरा ही जो है ना मेरी भावना चुराती है। मैं सोचता हूँ कि कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। जो प्रोक्रास्टिनेशन है इसका मतलब पोस्टपोनमेंट। तो पोस्टपोनमेंट ही जो है ना सबसे बड़ा मेरा टाइम का चोर है। यदि मैं पोस्टपोन नहीं करूं, मैं मेरा काम समय से कर लूं, शांति से कर लूं, और मैं ये नहीं करूं कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, इससे जो है ना काम कभी नहीं होगा और जीवन बहुत छोटा है, बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा। इसलिए इसको जो सार्थक किया है एडवर्ड यंग ने, उनकी जो पोइम है करीब सबसे दुनिया की मैं समझता हूँ सबसे लंबी पोइम है, करीब 10,000 लाइन की है पोइम। जो उनका नाम पे छोटा सा उनका हेड है नाइट थॉट्स, बाकी पूरा सा है नाइट थॉट्स है, और 10,000 लाइन की है। उसमें से एक लाइन आपको दिख रही होगी, प्रोक्रास्टिनेशन इज द थीप ऑफ टाइम। यानी आप जो बारंबार पोस्टपोनमेंट करते हैं वो सबसे बड़ा टाइम चोर है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में लेता हूँ। देखो नेक्स्ट है सोशल पैरासिटिज्म। सोशल पैरासिटिज्म का मतलब यही है कि मतलब ये मानना है कि आप सोसाइटी पर बोझ हो, सोसाइटी का कमाया हुआ खाते हो, आप अपना कमा करके नहीं खाते हो। सोसाइटी पर आप जो है ना सोसाइटी को कोई योगदान नहीं करते हो, सोसाइटी की प्लेट में से ही खाते हो। तो इसलिए ऐसा जो आरोप लगाया गया था, देखो ये बड़ा स्टैंडर्ड है, बड़ा ऐतिहासिक है, कि जोसेफ ब्रॉडस्की जो थे ना वो पोइट बनना चाहते थे और उन्होंने कुछ पोइम्स लिखी थी, परंतु जो है उस समय की रशियन सरकार ने कहा कि ये पोइट नहीं है, ये सोसाइटी पर सोशल पैरासिटिज्म है। और जब कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप सोशल पैरासाइट है तो आपको किसने वकील बना दिया, किसने पोइट बना दिया? तो उन्होंने कहा कि मेरे को मनुष्य किसी ने बनाया है।
उसी ने मुझे पोइट बनाया। अल्टीमेटली उनको 5 साल की जो है ना देश निकाला हुआ था बिल्कुल ठंडे प्रदेश में, परंतु उस समय के कुछ जो महान पोइट्स थे हॉर्डिन जैसे, उन्होंने इसकी मदद करके करीब थोड़ा 2-1 साल के बाद में इनको से जो है ना बेनिशमेंट से निकाला था और निकाल करके अमेरिका ये चले गए। और अमेरिका में ये बताना चाहता हूँ कि उनको 1987 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर पर। तो जिस व्यक्ति को रशिया ने सोशल पैरासाइट कहा था, वही व्यक्ति अमेरिका में जाकर के फलता फूलता है और कमल के फूल के भांति वो बहुत खिलता है और अल्टीमेटली इतना खिलता है कि 1987 में उसको नोबेल प्राइज़ मिल जाती है। तो मैं इससे ये समझाना चाहता था, ये जनरल नॉलेज के हिसाब से, ये एडियम नहीं है, इसलिए इससे समझाना ये चाहता था कि देखो सोशल पैरासिटिज्म किसको कहते हैं कि जो सोसाइटी पर बोझ हो। पैरासाइट उसको कहते हैं जो स्वयं अपना भोजन निर्मित नहीं करता और दूसरे का भोजन करते हो। और ये एक एग्जाम्पल जो है रशिया ने यूज़ किया था ब्रॉडस्की के लिए, और उसमें जो है उनको दंडित किया गया था कि तुम पोइट नहीं हो, परंतु अमेरिका में जाकर के ये व्यक्ति इतना फूला फूला कि इन्होंने नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर में भी लिया था। तो मैं आज के लिए इतना ही, और फिर आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तो देखिए मैं मेरा वीडियो समाप्त करता हूँ।